प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन, क्लास B.Ed, सब्जेक्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आपका मैंने पिछला वाला चैप्टर सतत मूल्यांकन वाला पढ़ा दिया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। नेक्स्ट वाला है आपका ये पहला वीडियो जो मेरे सब्जेक्ट का है असेसमेंट लर्निंग का, वो है व्यापक मूल्यांकन का, जिसका मैं वीडियो पहली बार बना के आप लोग के लिए दे रही हूँ और उम्मीद इसमें आपके नोट्स भी बन जाएंगे। और मैं इसमें यदि कुछ उदाहरण देती हूँ तो आप इसको सुन के नोट्स बना लीजिए, जिससे आपका ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका पहला है व्यापक मूल्यांकन। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों द्वारा छात्र के, इसको आप ऐसा बड़ा करके हम नेक्स्ट कर सकते हैं। मैं इसका PDF भी आप लोग को दे दूंगी, यदि इसमें से समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको इसका PDF भिजवाऊंगी। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि सभी पक्षों का मूल्यांकन कर विभिन्न क्षेत्रों में उनकी दक्षता, कौशल, गुण आदि की जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों द्वारा छात्रों के सभी पक्षों का मूल्यांकन कर विभिन्न क्षेत्रों में, यानी बच्चा कितना दक्ष है, बच्चे में कितनी कौशलता है, बच्चे में क्या क्या गुण है आदि की हम जानकारी लेना आवश्यक होता है। इस तरह के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन की बहुविधि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दिया, मैं आगे पढ़ती हूँ पहले, फिर आपको समझाती हूँ। विद्यार्थियों में छात्र छात्राओं के ज्ञान अर्जन के अलावा अशैक्षिक शैक्षिक पहलुओं के विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी यदि एक बच्चा यदि वो पढ़ाई में होशियार है और बाकी चीज़ों में, खेलने में उसको अच्छा नहीं लगता, उसको मॉडल बनाना अच्छा नहीं लगता, या उसे कोई एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। उसे दोस्तों के साथ रहना पसंद नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान देना चाहिए और उनके इसी विकास में उनके इसी कौशल को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना तो ये बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां भी होती है जिससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, जिसके ज़रिए बच्चे में अच्छे गुण और अच्छे जीवन की एक नींव डलती है। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट में क्या दिया है देख लेते हैं। इस उद्देश्य के लिए व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें छात्र छात्राओं के संज्ञानात्मक असंज्ञानात्मक दोनों योग्यताओं का आकलन किया जाता है। अर्थ, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र छात्राओं की शैक्षिक और शैक्षिक क्रियाओं का आकलन किया जाता है। ये जो मैंने अभी समझाया वही चीज़ है। परिभाषा में व्यापक मूल्यांकन बहुविधि तकनीक द्वारा आकलन की एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक तकनीक अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु वैध या विश्वसनीयता होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपकी यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, आप उतार लीजिएगा। व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, पहला, विद्यार्थियों के प्रस्तुति स्तर की जानकारी प्राप्त करना, यानी वो कितने अच्छे अपने बात को हमारे सामने रख सकते या किसी को बता सकते, वो चीज़ है। दूसरा, जानकारी के आधार पर छात्रों की दक्षता के संदर्भ में निर्णय लेना। ठीक है, यानी हम बच्चे के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वो बच्चे में कौन से कौशल बहुत अच्छे हैं, कौन सा कौशल का विकास उनमें करना है, ये सब चीज़। नेक्स्ट है, पाठ्य वस्तु के ज्ञान के अलावा छात्र छात्राओं के अन्य सृजनात्मक कार्यों की रुचि उत्पन्न करना, यानी उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। पाठ्य सहभागी क्रियाओं में विद्यार्थियों के गुणों का आकलन करना। ठीक है, पाठों के पढ़ाने के साथ साथ उनको उस पढ़ाई में उनको, जैसे कोई टीचर आपके क्लासरूम में जाता है और कोई क्वेश्चन पूछता है, तो क्या बच्चे उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए इच्छुक है कि नहीं, और नहीं है तो फिर हमें उनको ऐसे क्वेश्चन पूछना है या उन्हें ऐसी बातें पूछनी है जिससे वो जल्दी से एक्टिव हो जाए, उद्दीपन कौशल का विकास हो जाए और वो फटाफट पढ़ाई के साथ जो टीचरों की मदद की जाती है, क्वेश्चन का आंसर देना, किसी मॉडल को बताना, अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्यापक मूल्यांकन में ध्यान रखने योग्य बातें। देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में। व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, पाठ्य सहगामी क्रियाओं सार्थक होना। ठीक है,
कैसे? व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थियों के ज्ञान के अलावा उनके द्वारा की जाने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी मूल्यांकन किया जाता है। अतः यह ध्यान रखना चाहिए कि वे क्रियाएं सार्थक उपयुक्त हो, जिससे छात्र क्रियाशील उपयुक्त दोनों क्षेत्रों में पढ़े। यानी जब हम बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो पढ़ाई में ध्यान दे या फिर एक्टिविटी में ध्यान दे या क्वेश्चन का आंसर दे, तो हमें भी बच्चों को ऐसे क्वेश्चन या ऐसे काम कराने चाहिए जिससे बच्चे पढ़ाई में रुचि बढ़े, ना कि निरर्थक बातों का हम सवाल पूछते जाए और बच्चे उसको जवाब देने में कोई इंटरेस्ट ना हो। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतीकरण के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। जो छात्र छात्राएं संज्ञानात्मक पक्ष में दक्ष होते हैं, आवश्यक नहीं कि वे पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी योग्य हो। अतः शिक्षक ये पूर्वाग्रह न रखे कि बुद्धिमान बालक सभी क्रियाओं में कुशल होंगे, बल्कि ये प्रस्तुतीकरण के आधार पर मूल्यांकन करें। ठीक है, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जो पढ़ाई में होशियार है यदि वो क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहा है तो फिर हमें उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। व्यापक मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाए। ठीक है, जिस प्रकार सतत मूल्यांकन निरंतर किया जाता है, उसी प्रकार से व्यापक मूल्यांकन भी नियमित रूप से किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया, इसका उदाहरण आप खुद लिखोगे। विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा परिणामों के आधार पर विभिन्न छात्रों के कुशल छात्र छात्राओं को कुशलता बढ़ाने के हेतु शिक्षक को प्रोत्साहित और अवसर प्रदान करें। यानी बच्चों के सामने आप ऐसा टास्क रखिए कि बच्चे उस बात का जवाब दे पाए, है ना। और नहीं भी आ रहा है उनको तो वो अपने कुछ क्वेश्चन का आंसर पाके या आपसे सलाह मशवरा करके अपने क्वेरी का आंसर खुद ढूंढे। ऐसा आप अपने क्लास में माहौल बनाएं, ये बोला जा रहा है। व्यापक मूल्यांकन का स्रोत क्या है? मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण के बारे में मैंने कई बार आपको क्लास में बता चुकी हूँ, जिससे यानी यदि बच्चा को किसी चीज़ के यानी बच्चे की बुद्धिमत्ता को यदि हमें चेक करना है, वो कितना होशियार है, तो हमें ऐसे सवालों का क्वेश्चन बैंक या प्रश्न देना होगा जो किसी वैज्ञानिकों द्वारा पहले से ही 100 से 200 बच्चों पर अप्लाई हो चुका होगा और जिसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया होगा या जो भी रिज़ल्ट आया होगा उसके अनुसार से वो मानकीकृत परीक्षण बन जाता है और जिसके आधार पर जिसकी विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है और ये आपका पूरा परीक्षण इसके अनुसार से जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा ट्रू कहलाएगा, सही कहलाएगा। दूसरा है अवलोकन। अवलोकन क्या है कि इसमें प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रदत्त संकलन किया जाता है। यानी प्रदत्त का मतलब यहाँ होता है डाटा का संकलन किया जाता है। दृश्य तथा श्रव्य गोचर पक्षों की क्रमबद्ध रीति के अवलोकन कर अभिलेख तैयार किए जाते हैं। हम किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर डाटा कलेक्शन करते हैं, साथ साथ हम देखते और सुनते भी हैं उस टॉपिक के बारे में। जैसे उदाहरण है कि जैसे क्लास 5 के बच्चे पढ़ाई में होशियार नहीं हैं, ये हमारे पास एक समस्या आती है, तो हम क्या करेंगे, कई प्रकार से टेस्ट लेंगे जिससे देखेंगे कि उनका पढ़ाई का लेवल क्या है। साथ साथ हम बच्चों से जवाब भी मांगेंगे, सवाल भी पूछेंगे और कुछ चीज़ें दिखा के उनके मन की बातें जानने की भी कोशिश करेंगे। उसके आधार पर हम डाटा एक तैयार करेंगे और कहेंगे कि हाँ, क्लास 5 के बच्चे होशियार है या पढ़ाई में कमज़ोर है। नेक्स्ट है अनौपचारिक विधियाँ। अनौपचारिक विधियाँ क्या होते हैं? व्यापक मूल्यांकन में छात्र छात्राओं को एक निश्चित समय विधि में शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, कैसे? देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। जिसके आधार पर छात्रों के विभिन्न पक्षों जैसे रुचि, अभिवृत्ति, अभियोग्यता आदि का मापन किया जा सके। ठीक है, इसमें इंग्लिश भी लिखा हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाहरी स्वरूप के आधार पर मूल्यांकन। संस्था में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के आधार पर भी छात्र छात्राओं का आकलन किया जाता है। यानी एनुअल फंक्शन होना, स्पोर्ट्स डे होना, कोई क्रिएटिविटी की पेंटिंग ड्राइंग कंपटीशन होना, है ना, या फिर उनको कोई टास्क दे दीजिए कि आज ये काम पूरा करना है, तो उसके आधार पर आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यापक मूल्यांकन के गुण। व्यापक मूल्यांकन में छात्रों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों का मापन किया जाता है। इसका मूल्यांकन बहुविधि तकनीक के द्वारा होता है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप सिर्फ इसका नोट्स बना के आप इसका उदाहरण लिखिएगा। बिना उदाहरण के किसी भी चीज़ को समझाना
समझाने का कोई मतलब हो। एक लाइन में आप उदाहरण बनाइए और उसको लिखिए। व्यापक मूल्यांकन का क्षेत्र, व्यक्तिगत गुण, है ना। व्यापक मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है? व्यक्तिगत गुण, यानी एक टीचर का व्यक्तिगत गुण यदि अच्छा होगा तो ही स्टूडेंट जो है वो आपके प्रति प्रभावित होगा। दूसरा है पाठ्य सहगामी क्रिया। क्या है? पाठ्य सहगामी क्रिया। जो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं पाठ्य सह, इसमें क्या दिया? इसके अंतर्गत भाषण, खेल, वाद विवाद, गायन, नाटक, विभिन्न प्रतियोगिता क्षेत्रों का हेतु छात्रों को अवसर दे सकते हैं। दंत कार्य, छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम से संबंधित सर्वेक्षण कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, वर्तमान समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देना आदि कार्य होते हैं। गुण और रुचि, बालकों को उनके गुण या रुचि के प्रदर्शन करने हेतु अवसर दिए जाते हैं। ये गुण कई प्रकार के हो सकते हैं, गायन, नृत्य, कला। ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कमियां, देखिए आप पहला वाला जो बताया था अब उसमें कमियां भी आ गई। इस मूल्यांकन में छात्र छात्रों का सत्र भर अवलोकन किया जाता है। इसके कारण स्वतंत्रता का अनुभव नहीं होता बल्कि औपचारिक व्यवहार करते हैं। निरंतर औपचारिक व्यवहार कैसे करते हैं? टीचर आएंगे, गुड मॉर्निंग विश करेंगे, फिर पीठ पीछे यदि वो खेल के मैदान में जा रहा है तो बुराई करेंगे कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता। तो ये थोड़ा सा औपचारिक हो जाता है ना। फिर निरंतर आकलन करने तथा उसकी प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में शिक्षकों पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों का नियमित आकलन किया जाता है जिससे उसमें तनाव का अनुभव करते हैं। ठीक है। यानी बच्चे टेंशन में आ सकते हैं कि सर बार बार मेरे से क्यों सवाल करते हैं या बार बार मेरे से क्यों पूछा जाता है इन चीज़ों को, ऐसा भी बच्चे के दिमाग में आ सकता है। मूल्यांकन हेतु छात्रों के अतिरिक्त कार्य भी दिए जाते हैं जैसे प्रोजेक्ट आदि। इसके समय की बर्बादी होती है। ये बहुत पहले की बात है कि समय की बर्बादी होती है, लेकिन आजकल बच्चे को यदि सिखाना है तो उनको इतना एक्टिविटी दिया जाता है कि बच्चे कर कर के ही सीख जाते हैं। बार बार मूल्यांकन करने में शिक्षक कार्य के लिए समय कम बचता है। ठीक है। उससे क्या होता है? क्लासरूम में जाए, बच्चों को चुप कराओ, बच्चों पे ध्यान दो, बच्चों को शांत कराओ तो हम अपना टॉपिक पूरा पढ़ा ही नहीं पाते। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका। व्यापक मूल्यांकन द्वारा छात्र छात्राओं के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों का आकलन कर उनके आधार पर उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है जो उनके चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है। व्यापक मूल्यांकन की योजना इस प्रकार बनाई जाए तो उनके व्यक्तिगत विकास के लिए कारगर साबित होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रेडिंग। ये भी आपके एग्जेक्टिव क्वेश्चन में आती है। ग्रेडिंग क्या होता है मेरे ख्याल से आप सबको पता है, लेकिन मैं आपके बुक के अनुसार से बता देती हूँ। छात्रों का मूल्यांकन करने की यह परंपरागत विधि है जिसमें विद्यार्थियों के संपादन का स्तर ज्ञात करने हेतु इस विधि माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक निश्चित समय अंतराल के लिए विद्यार्थियों को कार्य दिया जाता है, यानी उनका एग्ज़ाम लिया जाता है, उनका पेंटिंग कंपटीशन रखा जाता है, उनका मंडे टेस्ट लिया जाता है और उस कार्य को कितनी सफलतापूर्वक किया गया है यह ज्ञात करने हेतु शिक्षक विभिन्न आंकड़े या प्रमाण एकत्रित करते हैं और उसके आधार पर विद्यार्थियों को ग्रेड दिया जाता है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, प्लस, माइनस, डबल प्लस, डबल माइनस, ऐसा। विद्यार्थी को दिए जाने वाले कार्य कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे अधिगम के संबंधित, पाठ्य सहभागी क्रियाओं से संबंधित आदि। इन ग्रेड को ABCD या प्रतिशत प्रदर्शित किया जाता है। अर्थ और परिभाषा आप लोग खुद से लिख सकते हो। उद्देश्य बताती हूँ। विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव का मापन करना होता है। फिर क्या होता है? उनके परफॉर्मेंस देखी जाती है। नेक्स्ट देखा जाता है कि उनका स्व मूल्यांकन, वे खुद अपने आप को ही चेक कर पाते हैं कि आज मैंने पेपर अच्छा नहीं बनाया, मैं अगली बार अच्छा पेपर बनाऊंगी। ठीक है। विद्यार्थियों को उपलब्धि स्तर की जानकारी मिल जाती है कि हाँ हम इस लेवल के बच्चे हैं, हमको और मेहनत करनी होगी, हमारी पढ़ाई में कमज़ोर है, हमको और अच्छे से करना है। ठीक है। विद्यार्थियों का चयन करना, एक जो बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है कि A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन कैसे होता है उनके परसेंट को देख के, है ना। ये चीज़ है। लाभ क्या क्या होता है ग्रेडिंग से? ये वाला मैंने बताई थी। लाभ क्या क्या होता है? सुविधाजनक संग्रहण, विद्यार्थी को संपादन के आधार पर स्तरीकरण किया जाता है, यानी उनका ग्रेडिंग किया जाता है। इसके स्तरों में ABCD होता है। वे वर्णाक्षर का नंबर आदि संचित रूप से प्रदर्शित होते हैं, इसीलिए इनका अभिलेख रखने में कम स्थान और पृष्ठ की आवश्यकता होती है।
इस प्रकार इनका संग्रहण कम पृष्ठों में आसानी से किया जाता है। फिर सफलता का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। शिक्षक तथा शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ के हम आराम से बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अभिभावकों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी उनके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उनके बच्चे किस लेवल पे हैं। विद्यार्थियों का चयन किया जाता है कि हाँ, तुम स्पोर्ट्स में हो तो तुम जो इंटरनेशनल कोई कंपटीशन हो रहा है उसमें जाओगे, या नेशनल लेवल का उसमें जाओगे, या तुम्हारा भविष्य स्पोर्ट्स में है, तुम वहाँ जॉब कर सकते हो और वहाँ ही तुम बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हो। लक्ष्य निश्चित करना, बच्चे की योग्यता के आधार पर हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि तुम्हारा इस फील्ड में बहुत अच्छा हाथ है, या तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो तो तुम ये पढ़ाई करो, है ना। ऐसा करके व्यावसायिक निर्देश भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कार्यक्रम की प्रभावशीलता हेतु पृष्ठपोषण तैयार करना। ठीक है, यानी फीडबैक तैयार करना। ठीक है, यदि बच्चे ने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नंबर लेके आया है तो उसका फीडबैक अच्छा जाएगा, वो और अगला आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, प्रेरक के रूप में उपयोगी, ये क्या है, बच्चों को एक्टिव करता है, या बच्चों को ये मन में ये धारणा पैदा करता है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं और हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कमियाँ क्या होती है, सटीक मूल्यांकन नहीं हो पाता है ना। बच्चों को हम एक ही फील्ड में, एक ही स्पोर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, हम इसी में सोचते हैं कि बच्चा का इसी लगा, बाकी उसकी क्या खूबियाँ हम नहीं देख पाते। विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। विस्तारपूर्वक जानकारी के लिए लंबे समय तक बच्चों के साथ रहना पड़ता है और ऐसा समय के क्रमानुसार नहीं हो पाता। वर्णन करने में कठिनाई होती है। ठीक है, हम बच्चों को ग्रेडिंग में विभिन्न वर्गों में अंकों का लंबा विस्तार होता है, जिसके आधार पर प्राप्तांकों के संबंध में वर्णन करने में कठिनाई होती है। यानी 59 यदि परसेंट बनाया है तो उसका नंबर वाइज कितना होगा, ये थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होता है। पक्षपात होने की संभावना होती है ना। 0.9 से 0.8% के अनुसार से पक्षपात हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अपने जो बच्चे हैं या पहचान के बच्चे, फेवरेट बच्चे, उसको ज़्यादा नंबर दिया जा सकता है। नेक्स्ट है छात्र छात्राओं का स्तरीकरण करते समय। नेक्स्ट आपका है सुझाव। बैग दिखा देती हूँ मैं आपको, सुझाव दिया हुआ है नीचे वाली लाइन में, ये देखिए। ग्रेडिंग पद्धति में त्रुटियों को कम करने हेतु निम्न उपाय किए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या सुझाव दिए जा रहे हैं। पहला है, मैं इसका PDF आपको दूंगी तो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अभी मैं सिर्फ समझा दे रही हूँ आपको। छात्र छात्राओं का स्तरीकरण करते समय शिक्षकों के मस्तिष्क में यह विचार स्पष्ट होना चाहिए कि उन्हें कौन से गुणों पर के आधार पर ग्रेड प्रदान करना है। ठीक है, टीचर में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि बच्चों को जज कर सके। शिक्षकों द्वारा सावधानीपूर्वक योजना बना ली जानी चाहिए, छात्रों की योग्यता विभिन्न स्तरों को कौन से वर्ग में वर्गीकृत करना है। ठीक है, ये एकदम सरल भाषा में लिखे हुए हैं, मैं वैसा ही नोट्स आपको दे रही हूँ जिससे आप अच्छे से उसका उदाहरण कुछ बना सकते हैं। शिक्षकों के उच्च स्तर का संप्रेषण कौशल होना चाहिए, यानी एक टीचर में काबिलियत होनी चाहिए कि वो बच्चों से अच्छे से बात कर सके। संप्रेषण का अर्थ होता है अच्छे से बातचीत करना। ठीक है, ग्रेडिंग प्रणाली की आंकिक प्रक्रिया की त्रुटियों को कम करने के लिए प्राप्तांकों के ग्रेड को 5 या 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली बनाई जाए। इससे प्रत्येक ग्रेड में अंकों का विस्तार कम होगा। ठीक है, ये देखिए ऐसा कॉलम करके आप ये सब कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपने पिछली क्लास में भी देखा होगा। ग्रेडिंग पद्धति की कमियों को सुधार करने तो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए, यानी टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए, जिससे बच्चे नए जिससे टीचर को भी पता चलता रहे कि नया बदलाव क्या हो रहा है जीवन में, सामाजिक में, बच्चों के लाइफ में, और हम उनके अनुसार से उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपका पहला यूनिट यहाँ पे पूरा ख़त्म हो गया है, और यहाँ नेक्स्ट आपका क्लास यूनिट 2 का क्लास दूसरी मैम लेगी। ठीक है, अभी ये आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है, तो थैंक यू।